ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9, इट इज अबाउट राइट एन एक्सप्रेशन फॉर अ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे चैप्टर 6 जो है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके अंदर आगे तक के जो भी क्वेश्चंस आपने देखे उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज देखी। डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज होता है वो आपको पता चलना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। when there is a product of two vector quantity that gives a scalar result, it is considered as a scalar multiplication, scalar product, या तो आप उसको कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट। नाउ हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जो अभी आपने पढ़ा हुआ है उसी का जस्ट एक क्वेश्चन फॉर्म दिया हुआ है, नथिंग डिफरेंट इन दैट। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड दिया है, उसमें मैं ए की जगह पे एफ करूं और बी की जगह पे एस कहूं, तो यहाँ पे ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स ए वाई और ए जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। बी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, तो क्या एस एक्स एस वाई एंड एस जेड, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो तो एफ एक्स एस एक्स एफ वाई एस वाई एफ जेड एस जेड। यानी यहाँ पे ये एक जनरलाइज फॉर्म था, ए और बी एक क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल हमने लिया था। यहाँ पे उसी वेरिएबल को बता दिया, एफ यानी फोर्स लो, एस यानी डिस्टेंस लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो तो आपको वर्क मिल जाएगा। जस्ट फॉर सिंपलेस्ट आइडिया। ओके, तो कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं था उसके अंदर। 10th क्वेश्चन है। ओके, ये थोड़ा मज़ेदार हो सकता है, पर यहाँ पे अगर आपने वर्ड को समझ लिया, इट इज़ अबाउट हाउ एक्सप्लेन हाउ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स बी मेजर्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, आप में से कोई बताना चाहेगा वेरिएबल का मतलब क्या होता हो? चेंज हो सके, चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता हो। मतलब क्या, क्योंकि हम जो एफर्ट डालते हैं या तो आप जो एफर्ट डालते हो, आप जो पढ़ाई में एफर्ट डालते हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि जैसे हमने कोई एक लेक्चर स्टार्ट किया तो लेक्चर चलते रहता है जब तक चैप्टर खत्म ना हो, ऐसा कभी हुआ? तो नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हमने कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर 6 लेक्चर 7 और 8 में लेक्चर खत्म हुआ। तो अगर मैं कहता हूँ कि वो चैप्टर कितने लेक्चर में खत्म हुआ, तो क्या आप कहोगे 8 लेक्चर में। तो उस 8 लेक्चर में हमने हर वक्त थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाया, मैंने कुछ कुछ एफर्ट्स डाले, आपने कुछ कुछ होमवर्क किया, आप कुछ कुछ समझे, मैंने कुछ कुछ समझाया, तो क्या हाँ। हर एक लेक्चर में हम थोड़े 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 क्वेश्चंस करते गए, तो क्या हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने हर एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस करवाए, तो वही 10 क्वेश्चंस आपने हर लेक्चर के होमवर्क में किए, और 8 लेक्चर के बाद वो ख़त्म हुआ। तो एक जनरल आइडिया ऐसा कह सकते हैं कि 8 10 दैट्स 80, तो कि टोटल 80 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए, 80 क्वेश्चंस आपने पढ़े और 80 क्वेश्चंस का होमवर्क भी आपने किया। तो क्या हाँ, सीधा आइडिया ऐसा लगा सकते हैं। तो उसको हमने क्या किया, तो कि हर लेक्चर में ऐसा था कि आज सुबह को लेक्चर चालू हुआ तो 8 लेक्चर सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक 12 घंटे में हमने 8 लेक्चर ख़त्म किए। तो क्या नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो कैसे हुआ, तो कि एक ये दिन, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर से, उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर से, ऐसा, या तो जो भी हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से चला। तो हम ऐसा रैंडमली आइडिया लगा कि भाई मैंने वो 8 लेक्चर 2 हफ्ते में लिए। कि हाँ, एग्री, नो प्रॉब्लम। तो हमने हर वक्त जब जब लेक्चर लिए तो उसी मोमेंट पे हमने उसके लिए कुछ कुछ एफर्ट्स डाले, दैट वी कॉल्ड, हमने कुछ कुछ फोर्स लगाया। हर एक लेक्चर में हम थोड़े थोड़े डिस्प्लेस होते गए, मतलब हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस एड ऑन करते गए। जैसे जैसे फोर्स लगाते गए वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट होता गया, मतलब जैसे जैसे मैं समझाता गया आप समझते गए, और उसी के हिसाब से आपका सिलेबस आगे बढ़ता गया। पहले लेक्चर में 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन, दूसरे लेक्चर में और 5 या 8 क्वेश्चन, तीसरे लेक्चर में और 5 या 8। तो अगर मैं हर एक जस्ट आइडिया लगाऊं कि हर लेक्चर में मैंने आपको 8 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल करवाए, तो 3 लेक्चर के बाद आपका आइडिया क्लियर है कि भाई 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो 8 3 24 के आसपास, ताकि हर एक में कोई ऐसा फिक्स तो हो नहीं सकता है कि भाई आज 8 के 8 ही हुए, कोई बड़ा कोई छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है। बट इतना आइडिया क्लियर है कि आपने 3 लेक्चर में 20-22 तक क्वेश्चंस किए होंगे। तो क्या हाँ,
जो 20-22 एक ही स्लॉट में कर दिए, तो कहना यार क्या वो आप एक ही स्लॉट में सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो, तो कहना यार मतलब आपने हर वक्त थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाया, आपने हर वक्त थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया, और इसलिए आपका थोड़ा थोड़ा वर्क डन है वो एट द एंड क्या होता है, काउंट होता है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, आपको पता होता है कि ये एक्सवाइजेड चैप्टर का टेस्ट है, ओके, अगर आप अगले दिन पढ़ने बैठोगे तो क्या पूरा चैप्टर आपसे प्रिपेयर होगा, तो क्या नहीं होगा, तो क्या करना पड़ता है, दैट वी हैव टू डू वर्क डन बाय पार्ट, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, आज थोड़ा थ्योरी किया, थोड़ा न्यूमेरिकल किया, कल थोड़ा किया, परसों थोड़ा किया, या तो एक रैंडम आइडिया डेवलप किया कि आज थोड़ा इतना कर देते हैं, कल थोड़ा इतना करेंगे, सब कुछ एक साथ कभी हो सकता नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ग्राफिकली बहुत सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई किया, पर यहाँ पे कुछ कुछ थोड़े मैथ्स के टर्म्स हम यूज करेंगे, ताकि व्हेन वी से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल यानी जो वेरी होता हो, तो हम यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे या तो हम उसके ऊपर जो एफर्ट डालेंगे, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है वी आर पुटिंग ए स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स, सो वी जस्ट गिव अ स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और वो जो स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं उससे जो वर्क होता है वो स्मॉल होता है। अब स्मॉल वर्क से मुझे टोटल वर्क चाहिए, इफ़ आई हैव ए DW एंड इफ आई वांट द टोटल वर्क डन, तो क्या करना पड़ता है, तो हम कहते हैं उसका इंटीग्रेशन जो है वो हमें करना पड़ता है। तो देखिए, सपोज अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ने के लिए है, फिर भी मैं यहाँ पे पढ़कर बताता हूँ ताकि कोई भी लाइन हो छूट ना जाए। वैसे इस पूरे क्वेश्चन में क्या समझना है, तो पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना समझना है, that is called work done by variable forces। तो वेरिएबल यानी जो वेरी होता हो, ओके, दैट्स अ वेरिएबल फोर्सेस। तो अब यहाँ पे बहुत 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 सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक दो एग्जांपल लेकर समझाई कि मैं कोई एक ट्रैक पे जा रहा था, फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा होता नहीं कि अहमदाबाद में मैं खड़ा हूँ ऐसे हाथ बंद किए और मैं कोई जीनी तो हूँ नहीं, जीन तो हूँ नहीं, जीनी तो हो नहीं सकता, पर जीन तो हो नहीं, अहमदाबाद से बड़ौदा तो सीधा पहुँच गया बड़ौदा, ऐसा तो पहुँच नहीं सकता ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। मेरे पास कार है, मान लो मर्सिडीज़ है, मानने के लिए तो वही मैं मानूंगा, ओके, ताकि मानना ही है ना। वैसे तो मानने के लिए मैं लैम्बोर्गिनी भी मान सकता हूँ, पर रास्ते अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने मर्सिडीज़ मान लिया, ओके। तो मर्सिडीज स्पीड में जा सकता है, पर ऐसे आंख बंद करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो जाएगा नहीं, ओके। वो शायद मुझे जल्दी पहुंचा सकता है ताकि उसका स्पीड में ज़्यादा रख सकता हूँ, स्पीड तो मैं किसी में भी ज़्यादा रख सकता हूँ, बट व्हाट इज़ द आइडिया, तो आइडिया इज़ दैट कि हम जो भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा 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 ही कवर होता है, हाँ या ना, तो क्या हाँ, ऐसे नहीं, वो काफ़ी लोग वो ऐसा मोटिवेशनल वो सेमिनार्स में ऐसा कहते हैं कि टू परफॉर्म अ वेरी क्या बोलते उसको, to achieve a big task always we have to take a small step, okay। हर वो बड़ी कहानी, हर वो बड़ा डेस्टिनेशन आप अचीव कर सकते हो विद द स्मॉल स्टेप। इसका मतलब क्या, तो क्या आप हर वक्त छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेते गए, सो दैट ऑलवेज स्मॉल स्टेप्स काउंट फॉर योर जर्नी। वही चीज़ यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में ऐसा कहते हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ दिखाना चाहा, ओके, तो मैं उस ग्राफ को यहाँ से ऐसे दिखा सकता हूँ कि मान लो ये कोई इनिशियल पाथ है और ये कोई फाइनल पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये छोटा छोटा पार्ट मुझे क्या समझाता है, और उसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ये बड़ा सा बॉक्स है, ओके। अब ये जो बड़ा सा बॉक्स है और यहाँ पे मतलब हैवी बॉक्स है, मान लो आपको एक क्लासरूम में कोई रूम के अंदर हो और मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, ओके, टॉम जेरी टिंगू मिंगू 4 लोगों को मैंने एक टारगेट दिया कि आपको ये पूरा का पूरा बॉक्स यहाँ पे पहुँचाना है। पहले टॉम ने अकेले ने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, जेरी टिंगू मिंगू सब ने अकेले ट्राई किया, किसी से कुछ नहीं हुआ, सब ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, ओके, बोला है बॉक्स यहाँ पे पहुँचाना है, सब ने अकेले अकेले देख लिया यार अपने से होने वाला नहीं है, ओके।
तो सब लोगों ने सोचा कि चलो मिलकर है वो फोर्स लगाते हैं। ओके, तो मिलकर फोर्स लगाएंगे तो ही ये बात बनेगी। तो टॉम, जेरी, टिंकू, मिंकू सब लोग एक साथ फोर्स देने के लिए राजी हो गए। बॉक्स यहाँ पे पहुँच गया। जैसे बॉक्स पहुँच गया, जेरी ऊपर चढ़ के बोला कि देखा, मैंने अपने दम पे बॉक्स को इधर पहुँचा दिया, तो पता है उसका क्या होगा? सब लोग उसको मिलकर मारेंगे। क्यों? तो कि भाई फोर्स तो सबने लगाया ना। अब अकेला जेरी बोले कि देखो मैंने अपने हिसाब से कर दिया, तो बात तो गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट हर किसी ने मिलकर करवाया। मतलब जो भी छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट है, उसमें हर एक का कोई ना कोई रोल है। अब चार लोगों ने एक साथ फोर्स दिया था, तो क्या कोई ऐसा बता सकता है किसने ज्यादा फोर्स दिया और किसने कम फोर्स दिया? कांट से दैट, पता नहीं कर सकते। मान लो कि ऐसे चार लोग हैं, वो ऐसे धक्का दे रहे थे, और उसमें ये जो टॉम है, टिंगू मिंगू है, वो फोर्स दे रहे थे। जेरी तो सिर्फ बस ऐसे हाथ लगा के खड़ा था। ओके, और एट द एंड तक पहुंच गए, तो उसको उसको खुद को पता है कि मैंने कोई एफर्ट डाला नहीं है, बस हाथ ही लगा कर खड़ा था। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि वो हर छोटे छोटे पाथ में डिस्प्लेसमेंट करवाता गया। दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इट इज कॉल्ड डेल्टा एक्स। हर वक्त वो थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाता गया, तो इज एफ इंटू डेल्टा एक्स, जो मुझे क्या देता है? स्मॉल वर्क डन, दैट इज कॉल्ड डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे कोई टारगेट होता, 1 लेवल से 2 लेवल तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एफ आई डेल्टा एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n। मतलब जितना फोर्स लगाया, जितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो F1 डेल्टा x1, F2 डेल्टा x2, F3 डेल्टा x3, सबका क्या करते जाना है? समेशन। यानी उसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि वो चारों लोगों ने मिलकर नहीं लगाया, सब ने कंडीशन ऐसा रखा था कि नहीं, अकेला एक एक आदमी फोर्स लगाएगा, पर चारों में से आप चारों मिलकर यहाँ पे पहुंचा सकते हो। बट कंडीशन इज व्हाट? मिनिमम एक और मैक्सिमम दो लोग फोर्स लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो कि पहले का टर्न आया, थोड़ा डिस्प्लेस करवाया, दूसरे का टर्न आया, थोड़ा डिस्प्लेस, फिर तीसरे, चौथे, ऐसे करते 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 हर एक ने टर्न बाय टर्न बाय टर्न बाय करते 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 यहाँ पे पहुंचाया। मान लो कि थोड़ा ही बाकी था और फिर से वो जहरी का टर्न आया और उसने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। जैसे पहुंचा दिया, फिर से वो उसके ऊपर चढ़ के बोले कि देखो मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया। तो फिर से उसकी हालत क्या होगी? तो कि फिर से बाकी के लोग उसको मिलकर मारेंगे। क्यों? अगर वो कहेगा देखो यार, एंड तक तो मैंने ही पहुंचाया ना, एंड में उसने पहुंचाया, पर बीच में भी तो सबने फोर्स दिए ना, एफर्ट्स दिए ना, तो उसका मतलब क्या? तो कि हर किसी ने मिलकर थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाया, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करवाया। तो अगर मान लो ऐसा काउंटेबल नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कि कौन से स्टेट से कहाँ तक गए, ऐसा कोई कैलकुलेशंस नहीं होता, तो इसी समेशन को लिखने का तरीका ऐसा कुछ हो जाता है, जहाँ पे हम ऐसा कहते हैं कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या? तो कि कोई ऐसा डिफाइंड पाथ नहीं है, डिफाइंड पोजिशंस नहीं है। इट हैज टू टेकिंग ए स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट। इट इज समथिंग लाइक दैट कि हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन होंगे होंगे। तो आई कांट गारंटी इट। क्यों? क्योंकि यार कोई लेक्चर के अंदर कोई क्वेश्चन जल्दी समझ में आ गया, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है। कोई क्वेश्चन में डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा चला, स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे थे, मैंने 4-5 और एग्जांपल्स दिए, इधर से समझाया उधर से समझाया, तो हो सकता है उस लेक्चर में थोड़ा हमने कम पढ़ा। ओके, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एक टॉपिक शुरू करो तो 15 मिनट, दूसरे 15 मिनट, तो आई कांट से दैट। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक का लेंथ, हार्डनेस एक जैसा नहीं होता है, वो तो अलग अलग होता है, क्वेश्चन अलग अलग, चैप्टर अलग अलग, सब कुछ अलग अलग होता है। ओके, जैसे नहीं काफ़ी आप भी काफ़ी बार ऐसा कंपैरिजन कर लेते हो कि सर हमारे बायोलॉजी में इतने चैप्टर्स हो गए, फिजिक्स में इतने बाकी हो। आपने ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कंपैरिजन किया, बट डू यू थिंक सो इट्स अ कंपेरेबल थिंग्स? नो। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी बायोलॉजी है, फिजिक्स फिजिक्स है। ओके, इट इज समथिंग ऑल्सो लाइक दैट कि हर कोई टास्क का कंपैरिजन उसके हिसाब से होता है। ओके, अगर कोई विराट
कोहली को आकर कहे या तो अरिजीत को आकर ऐसा कहे कि क्या यार अरिजीत स्टूडियो में बैठा है, देख विराट कोहली कितने चक्कर काटता है ग्राउंड के, कभी दौड़ा है इतना? तो विराट दिख रहा है, ओके। अरिजीत कहेगा नहीं यार मैं नहीं भागता हूँ। क्यों? अरे मेरा भागने का काम नहीं है भाई। और कोई विराट कोहली को कहता है कि क्या यार ग्राउंड पे धाड़ 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 करता रहता है, कभी स्टूडियो गया है? कभी देख कितना अरिजीत गाता है। हम कोई ऐसा सोचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जोनर है, पर हर जगह पे हर कोई जो फोर्स लगाता है वो हर जगह पे स्मॉल 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 एफर्ट्स, और उसी स्मॉल एफर्ट्स को हम यहाँ पे मैथमेटिकली दिखाते हैं कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे वेक्टर का साइन और एफ डी एक्स ऐसा कहा जा सकता है, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक। सो आई कैन से दैट इनिशियल टू फाइनल, वो एक टास्क हो, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे दूँ इनिशियल से लेकर फाइनल तक, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, अल्टीमेटली टोटल टास्क कंप्लीट करेंगे। तो इसको कहा जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे F1, F2, F3, F4 ऐसा अलग अलग फोर्सेस ले सकते हो अप टू इनफाइनाइट। तो हर एक फोर्स के अंदर हर एक छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है वो हम करवाते हैं। तो ये जो था उसको कहते हैं समझना। अब समझ में आ गया तो क्या, नाउ हियर वी एक्सप्लेन कि आप उसको एग्जाम में कैसे लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते हैं उसको भी कहा जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, जैसे कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि, या तो आपके पेरेंट ऐसा कहते हैं यार केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन तो तूने 1 घंटे में लर्न कर लिए थे, फिजिक्स के भी 2 क्वेश्चन आप 2 घंटे से लर्न कर रहे हो। तो हो गया हाँ। तो मम्मी कहेगी हाँ क्या? तो आप कहोगे भाई सब्जेक्ट अलग है, प्रिपरेशन अलग है। वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये फिजिक्स के है वो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, उसका टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर मम्मी कहे ये मन ना खबर पड़े तारे भाई 5 क्वेश्चन करवाना तो करवाना, तो हम कहेंगे यार प्लीज़ ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अलग, एफर्ट अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई कि अगर मान लो मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ दैट इज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, ताकि अगर मान लो आप 2-3-4 घंटा पढ़ते हो और आप कहते हो कि क्या पढ़ा, तो कि नॉवेल पढ़ी, मैगजीन्स पढ़े तो रिजल्ट इम्प्रूव होगा? ऑफ कोर्स नहीं। पढ़ना क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगाना है। आपको पढ़ना वो है जो आपको दिया गया है, आपको उस टास्क के हिसाब से पढ़ना है। So let us calculate the work done when the body moves from initial position to the final position. मैंने I और F कहा, यहाँ पे X और XF कह सकते हैं। Displacement can be divided into large number of small displacement delta X. जैसे आपको टारगेट दिया है कि 11th स्टैंडर्ड 1 साल है, उसके अंदर आपको 15 चैप्टर करने हैं, 2 बुक में आपको डिवाइड करके दिया हुआ है। तो क्या ऐसा टारगेट है कि जैसे ही जुलाई में स्टार्ट करो अगस्त तक 15 खत्म हो जाने चाहिए? हलवा है क्या, खा लेंगे क्या? तो कि नहीं हो सकता ना। तो आपको एक शेड्यूल दिया गया कि चलो जुलाई में स्टार्ट करते हो, फरवरी में फाइनल एग्जाम्स आएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, पर मंथ ये चैप्टर्स, इतने चैप्टर्स आइडियली हो जाने चाहिए। डू यू थिंक सो दैट वी कैन ऑल्सो मेक इट पॉसिबल? तो कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि यार ये मंथ में ये चैप्टर्स हो सकते हैं, इस मंथ में ये चैप्टर्स कर सकते हैं। ओके, इस मंथ में ये चैप्टर लेने चाहिए, ये चैप्टर पहले लेने चाहिए, ये चैप्टर बाद में लेने चाहिए। क्यों ऐसा? तो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले को पता है कि क्या पहले क्या बाद में। पर इतना तय है ये डिस्प्लेसमेंट, अब जैसे जैसे मंथ वाइज आगे बढ़ते जाओगे उतना थोड़ा 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 आपका सिलेबस भी आगे बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, सिलेबस को चैप्टर्स में डिवाइड किया, चैप्टर्स को टॉपिक में डिवाइड किया, उस टॉपिक को लेक्चर के अंदर प्रॉपरली इंक्लूड किया। तो जैसे जैसे लेक्चर्स होते गए मतलब आपके टॉपिक कवर होते गए, जैसे जैसे टॉपिक बनते गए वैसे वैसे चैप्टर्स बनते गए, और चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट भी सही तरीके से ख़त्म होगा। तो ये जो पूरा हम प्रोसेस करते हैं ना उसको भी कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। पर उसको ये जो अभी मैंने पूरा समझा ना उसको कहते हैं समझने का तरीका। तो मैंने जो समझाया दैट इज़ नॉट फॉर राइटिंग, इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो समझने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उसको सिर्फ कहा जाता है समझने। ओके, इट इज़ नॉट फॉर लर्निंग। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है
कि देखो जो फॉर एग्जांपल मेरा सिलेबस था तो मैंने उसको डिवाइड कर समझने के लिए था। ओके, तो एग्जाम में क्या लिखने का, तो क्या एग्जाम में ये सभी बातें लिखने की, पॉइंट वाइज इसलिए मैंने बताया है। ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स द फोर्स कैन बी एज्यूम टू बी कांस्टेंट, द वर्क डन, मतलब हमने ऐसा मान लिया कि जैसा मैं कहता हूँ कि सिलेबस खत्म करना हो तो आपको रोज का या 2 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब मैंने जो फोर्स लगाना है उसको क्या बता दिया, कांस्टेंट। अगर आपका ये स्पीड है, अगर रोज 2 घंटा इतना एफर्ट देते हो तो इतने दिनों में आपका ये सिलेबस खत्म हो सकता है। दैट इज अ जस्ट जनरलाइज आइडिया। तो अल्टीमेटली देखो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो और मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पूछूं कि इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो कोई भी ग्राफ का एरिया कैसे निकालते हैं हम, क्या करने से हमें ग्राफ का एरिया मिलता है? क्या करने से ग्राफ का स्लोप मिलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीड अ लिटिल करेक्शन माय डियर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसका एरिया है? ट्राइंगल। ट्रायंगल। तो क्या हर वक्त जरूरी है कि आपको ट्राइंगल ही दिया जाए? नो। नो। अब हाफ बेस इंटू ट्राइंगल करते हो मतलब कौन कौन से एक्सिस का क्या क्या किया? वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। जब दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है उसका एरिया। और स्लोप कैसे मिलता है, इट मीन स्लोप कैसे मिलता है, when you take y axis upon x axis, y is x axis, sorry y axis upon x axis only, ताकि यहाँ पे वो होता है tan थीटा के इक्वल भी ना, दिस इज इक्वल टू tan थीटा आल्सो। तो देखो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा, इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दूंगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं उसको, हम वर्क डन कहते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, सो एडिंग एरिया मतलब आप ये छोटे छोटे जो एरिया है, एडिंग एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल, स्मॉल 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 रेक्टेंगल्स ना, सबको कंप्लीट कर दो तो ये सब बन जाएगा। We get the total work done as W is equals to summation of xi to xf f into delta x. So this is considered as a way of writing. लिखा ऐसे जाता है, तो लिखा जैसे जाता है वैसा लर्न करना पड़ता है, बट यू नीड दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई एग्जैक्टली किया क्या। छोटे फोर्स छोटे डिस्प्लेसमेंट सबको एडिशन करते गए। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कवर किया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट कवर हो गया, थर्ड चैप्टर कवर हो गया, फोर्थ चैप्टर कवर हो गया। वो कवर हो गया मतलब क्या, ऐसा कोई बॉक्स था चलो चैप्टर 1 आ गया चैप्टर 2 आ गया, नहीं, वो लेक्चर्स थे। फर्स्ट लेक्चर देखा, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, करते 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 आप लेक्चर एड ऑन करते गए, तो धीरे 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 आपका काम जो है वो होता गया। Okay, sum of areas of all the rectangles erected over all the small displacements, मतलब क्या, तो कि यहाँ पे करना क्या था कि ये छोटे छोटे जितने भी एरिया थे उन सभी एरिया को आप ऐड ऑन करते गए तो ऐसा बन गया। वैसे ये पहली लाइन, ये आखिरी लाइन, और इन सब को मैं कंबाइन कर दूँ तो यही बन जाता है। देखिए ये लाइन और ये लाइन सेम टू सेम है। ओके, तो यहाँ पे उसने बाई पार्ट बताया। ओके, जैसे आप फाइनल एग्जाम्स कहते हो तो फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस, ऐसा थोड़ी ना हम कहते हैं कि पूरे सिलेबस के अंदर जो पेपर है, तो क्या पेपर के अंदर ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1, ओके क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2, क्वेश्चन पेपर कैसा हो अंदर बाइफर्केशन नहीं होता है ना। जैसे मान लो मैंने टेस्ट लिए, चैप्टर 2 का टेस्ट, चैप्टर 3 का टेस्ट, चैप्टर 4 का टेस्ट, ऐसा मैंने लिया, पर अगर मैं कंबाइंड पेपर पूछता हूँ 2 3 4 5 का, तो क्या उस पर मैं मेंशन करूँगा द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2, क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3, ऐसा नहीं होता है ना। उसके बाद तो हम जनरल लेते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न क्या डिसाइड किया, तो क्या MCQ पूछो, 2 मार्कर पूछो, 3 मार्कर पूछो, 4 मार्कर पूछो, जो भी मतलब पैटर्न है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी उसने ऐसा बताया कि आपने भले ही पहले वर्क डन बाय पार्ट किया, बट एक्चुअली इट इज कंसिडर एज अ होल वर्क डन। तो लिमिट ले लिया, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, मतलब मैं 10 मिनट एकदम छोटे से छोटा ले लूँ। ओके, तो यहाँ पे इट्स समथिंग लाइक दैट कि
जून मंथ में अगर मैं आप में से किसी को पूछता जून मंथ के अंदर AXI.BXI इसका आंसर क्या होगा, तो जून मंथ के अंदर तो आई थिंक वो इसका आंसर ही नहीं दे पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। ओके, अगर मैं पूछता तो ऐसा कहते कि पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जून मंथ के अंदर आपको इसको बोलना कैसे है वही पता नहीं था। पर अगर आज मैं किसी को पूछूं AXI.BXI क्या होता है तो आप कहोगे सर AXBX होता है। अगर कोई नया बंदा है आई ऐसे कैसे हो गया, या आई किधर गए, तो आप कहोगे कि वो डॉट प्रोडक्ट है, I.I 1 हो गया। आई कैसे हो गया, मतलब क्या वो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ? तो क्या हाँ हो गया। अच्छा जून में था? नहीं वो नहीं था। ओके, अगर आपके पेरेंट्स ऐसा कहे कि चल मन बताए कि તારામાં કેટલો વધારો કેટલો તું કેટલું સમજો, એટલે આમ કે એવું હોય કે વોલ આગળ તમને આમ રાખીને આમ આપે કે 10th માં એટલો જ હતો 11th में तो अवड़ो જ છો, ક્યાં કાંઈ વધ્યું જ છે મગજમાં। ओके, ऐसा नहीं मेजर कर सकते। वही चीज़ यहाँ पे समझाई कि फिजिकल कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इट इज कंसिडर एज ए टेंस टू जीरो, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 कवर करते गए तो वो हमें क्या देगा, डेल्टा एक्स बिकम्स डी एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एक्स आई टू एक्स एफ एंड दिस इंटीग्रेशन सॉरी दिस समेशन दैट इज कन्वर्टिंग टू एज ए इंटीग्रेशन फॉर्म। वैसे आई थिंक मैंने ऐसा भी बताया था कि दिस इज सिंबल ऑफ एडिशन, दिस इज सिंबल ऑफ समेशन, देन व्हाट्स द डिफरेंस इन द एडिशन इन समेशन? क्या होता है एडिशन समेशन में डिफरेंस क्या है? अब ये मत कि एक में ऐड करना एक में सम करना। सेम है। छोटे हाँ बोलो, एडिशन समेशन में क्या डिफरेंस है? समेशन में वो वैल्यूज दी होती कि इधर से इधर तक ऐड करना है, ओके ओके, और एडिशन में सिंपली मतलब जितनी वैल्यूज थी उतने इतने को ऐड करना है मतलब। अच्छा, पर करना दोनों में क्या है? सेम एडिशन। एडिशन। बराबर। फिर भी हमने एक लेवल तक इसका सहारा लिया, एक स्टैंडर्ड के बाद हमारा दिमाग थोड़ा अपग्रेड हुआ, हम इस पे आए। अब दिमाग को थोड़ा और अपग्रेड किया और इसको हमने इंटीग्रेशन के टर्म में डाइवर्ट किया कि जो वैल्यूज को हम ऐसे बाइफरगेट नहीं कर पाते थे उसको हमने इंटीग्रेशन लेना चाहा, और करते क्या थे तो क्या ऐड करते। सो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दैट अल्टीमेटली गिव्स अ वर्क डन, बिकॉज वर्क डन होता क्या है तो कि दो एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया यहाँ पे S1 to S2 एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस S1 to S2 S1 S2 is considered two displacements f dot ds because here we remove the cos theta and we just put it in a vector form। ओके, तो इतना सिंपल है, पर ये सब कुछ ज़्यादा समझने के लिए होता है। उसको एक या दो बार लिख देने का तो एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा, पता चल जाएगा कि होता क्या है। 11th क्वेश्चन फिर पढ़ देता हूँ, आई थिंक पढ़ाने की या तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। एनर्जी को डिफाइन करिए, व्हाट आर द यूनिट डायमेंशंस, आपको आते हैं यूनिट जूल डायमेंशन m1 × 10⁻²। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल, हीट, लाइट, केमिकल, एटॉमिक, काफ़ी सारे, ठीक है। बट एनर्जी को डिफाइन करना हो तो एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इन अ सिंपल स्टफ। ओके, आप में एक बात का एनर्जी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं जिस प्रोफेशन में हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी है, क्योंकि किस बात का एनर्जी है, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं जनरली नॉर्मल इंसानों की कंपैरिजन में 5 6 7 घंटा आराम से बोल सकता हूँ। ओके, हाँ ऑडियंस जो है वो मुझे सुन सके समझ सके वैसा होना चाहिए। ओके, मैं गाँव में जाकर पढ़ाने लगूंगा या तो मैं नॉन साइंस स्टूडेंट को ये सब पढ़ाऊंगा तो वो समझेगा नहीं, और वो जो समझता है वो मैं 5 6 घंटे बोल नहीं सकता हूँ। ओके, बट आइडिया ये है कि मेरे अंदर एक एनर्जी डेवलप होता है कि मैं 5 6 घंटे तक बोल सकता हूँ। उसी तरह से कोई स्पोर्ट्समैन है, वो 5 6 घंटे तक दौड़ सकता है, भाग सकता है, कूद सकता है, क्यों? अच्छा, कोई सिंगर है तो उसका रियाज ज़्यादा है, तो वो 4 5 घंटे तक ऐसे गाने गाने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गाना गा सकता है। ओके,
कोई गिटारिस्ट है, कोई फ्लूटिस्ट है, तो वो लंबे टाइम तक वो ऐसा कर सकते हैं। तो एक्टिव मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज ए कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, उसको हम कहते हैं उसके अंदर वो एनर्जी है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कोई फ्लूट प्लेयर है, वो 2 घंटे तक फ्लूट बजा सकता है, अब फ्लूट बजाने में एग्जैक्टली करना क्या है, कोई बताएगा? फ्लूट फूंक बजा, मारना। फूक फूंक मार, मारनी। ओके। आवाज। अगर मान लो मैं ऐसा कह दूं कि फ्लूट जो है वो मैं कोई बॉडी बिल्डर के हाथ में दे दूं, ओके, तो क्या आपको लगता है वो बॉडी बिल्डर 2 घंटे तक उसके अंदर फूंक ही मारनी है ना, उसको तो एयर ब्लो ही करना है ना, पर क्या वो लगता है कि वो 2 घंटे तक फ्लूट बजा पाएगा? नो। नो सर। नहीं नहीं नो सर। सर, उसका सर प्रोफेशन नहीं है। हम ऐसा कहते कि तो उसके अंदर एनर्जी, अरे बॉडी बिल्डर है यार, खासा एकदम मस्त तगड़ा चौड़ा हाइट है, बॉडी है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको जो टास्क दिया गया उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो उसके अंदर एनर्जी एक अलग टाइप का है, दूसरे के अंदर एनर्जी एक अलग टाइप का है। तो इसलिए कोई भी टाइप का वर्क हो, अल्टीमेटली इट इज कंसिडर एज एनर्जी और कैपेसिटी टू डू वर्क। इट्स सेम लाइक दैट। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि अभी हम टोटल 16 लोग हैं यहाँ पे, 16, ओके, एवरीबडी इज पेरेंट्स डूइंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, पर एट द एंड जैसे मैं भी अपना काम करता हूँ, आई एम प्रोफेशनल, तो मेरा काम है पढ़ाने का, बट एट द एंड व्हाट इज द पर्पस? टू गेट एनर्जी। ओके, मैं क्यों पढ़ाता हूँ? टू गेट एनर्जी। आपके घर पे आपके पेरेंट्स क्यों काम करते हैं? टू गेट एनर्जी। कोई डॉक्टर है, ओके, मेडिकल प्रोफेशन में है, किसी का कोई बिजनेस है, अगर कहते 10 लोग, मान लो यहाँ पे 5 लोग बिजनेस में, ओके, तो बिजनेस मतलब एक ही टाइप का बिजनेस तो क्या नहीं? हर एक के अलग अलग टाइप के बिजनेस है, फिर भी एट द एंड व्हाट इज द पर्पस? टू गेट एनर्जी। ओके, वो वहां से एनर्जी गेन करते हैं, कोई बिजनेस है तो वो चीजें बेचते हैं या तो कुछ और बिजनेस करते हैं, उससे एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी वो मुझे देते हैं, तो मैं अपना एनर्जी आपको देता हूँ। जो एनर्जी आप मुझे देते हैं वो मैं अपने घर पे कहीं पे और देता हूँ। तो अल्टीमेटली इट इज कंसिडर एज एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी एक की जेब से निकलकर दूसरे की जेब में जाता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि कोई भी वर्क परफॉर्म किया तो अल्टीमेटली कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। ओके, तो वो एनर्जी किस किस टाइप का हो सकता है? क्या इधर काइनेटिक और पोटेंशियल और हीट, कुछ भी हो सकता है, पर अल्टीमेटली वो होता है एनर्जी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर पे आता है ताकि टॉरेंट पावर मुझे इलेक्ट्रिसिटी देता है। टॉरेंट पावर मुझे इलेक्ट्रिसिटी क्यों देता है? ताकि मैं भी उसको कोई एनर्जी देता हूँ। ओके, वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है? तो वो एनर्जी मुझे आपसे मिलती है। ओके, आपसे मतलब मैं जो काम करता हूँ वहां से मिलती है। आपको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो कि वो आपके पेरेंट्स जहाँ कहीं से जो भी काम करते हैं उसको मिलती है। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्योंकि वो जो काम करते हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको वहां से एनर्जी मिलती है। तो अल्टीमेटली ये रोटेशन चलता रहता है। तो ये चैप्टर हमें वही बहुत मजेदार बात है वो बताता है। उसके एग्जाम मतलब उसके यूनिट्स वगैरह अपने को पता है, और इलेक्ट्रॉन वॉट, कैलोरी एंड किलो वॉट आर, ये सभी यूनिट्स आई थिंक आप लोग काफ़ी फैमिलियर हो इससे। तो इससे इलेक्ट्रॉन वॉट केमिस्ट्री के अंदर भी आ चुका है, शायद नहीं आया हो तो मैं बता दूं। वैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁹ V यानी 1 वोल्ट। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है, इफ यू रिमेंबर इट, डायमेंशनल फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था तब मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, याद हो तो वर्क डन क्या हो सकता है? Q इंटू वी। क्यू अगर मैं कहता हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू वी कर दो, यानी 1 वोल्ट को मैं 1 कूलम चार्ज से मल्टीप्लाई करूँ तो यही वैल्यू बनता है। सो दैट्स रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्ग भी है 10⁻⁷ इज इक्वल टू जूल। जूल 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 जूल, यानी 1 अर्ग यानी कितना जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितना जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल, और 1 किलोवाट आवर यानी कितना जूल, ये बताया। 1 किलोवाट आवर जो है पावर का यूनिट, जो अब पावर का टॉपिक देखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, जैसे काफी लोगों को इसके बारे में पता हो भी सकता है। 1 किलोवाट आवर यानी पावर का कंजम्पशन अगर हमें 1 घंटे के लिए करते हैं 1000 वाट वी कंज्यूम 1 आवर, उस
उसको कहते हैं ये वैल्यू। पावर आएगा तब मैं ये बताऊंगा। उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है, इट इज एनर्जी कंसिडर एज, ओके यस, ये किलोवाट है ना, उसको 1 यूनिट भी कहते हैं हम, दैट यूनिट वी कंज्यूम, जिसके हिसाब से टोरेंट पावर हमें इतना बड़ा बिल जो देते हैं, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी, दैट्स एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको कहेंगे, तो कि बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ कहीं पे है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगा। यहाँ पे बॉडी मोशन में है, उस वजह से जो एनर्जी मिलता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स बताए कि क्या क्या हो सकता है काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सा है, पढ़ने वाला क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स, वो आप खुद कर सकते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन था। और 13 उसमें हम थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, और आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन शायद पूछा था और शायद मैंने उसका आंसर भी दिया था, ओके आई डोंट नो। हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। मैंने ऐसा कहा था कि हाफ एम वी स्क्वायर ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यों है और वो कैसे बनता है, यहाँ पे उसका प्रूफ का डिस्कशन हमने किया हुआ है। वैसे हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, वो पॉइंट आपके लिए नया नहीं है, ताकि वो तो आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, शायद ये भी 9th में बताया था, पर शायद ये आपको याद ना हो, ऐसा हो सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे बताया गया, when any object in a motion, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। Okay, so here it is about kinetic एनर्जी, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी क्या कहना चाहता है, तो कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, उसको मोशन में ले लेता हूँ। तो मोशन में लेना है तो उसकी वेलोसिटी 0 कहते हैं, तब वजह से हमने उसको पुश किया और ये यहाँ पे वी वेलोसिटी तक पहुँचा, ओके। क्या किया आपने, उसको फोर्स लगाया, उसको वेलोसिटी दिया, तो हमने उसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करवाया, ओके। जैसे हमने उसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाया तो उसमें वेलोसिटी आया, तो एक्सेलरेशन भी हुआ होगा। तो हम ऐसा कहते हैं हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें से हम ऐसा कह सकते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v भी कह सकते हैं और उसको u भी कहते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ऐसा बना, एंड वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। तो देखिए वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास, लास्ट टाइम कहा था, एफ डी भी कहते हैं और माडी भी कह सकते हैं और मैड भी कोई कहता है। तो डब्ल्यू होता है मास, माडी जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। तो एम ए एस, इसमें से यहाँ पे इक्वेशन 1 कह दो, तो और यहाँ पे आप एक लाइन जोड़ दो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो ये सब कुछ समझने के लिए होता है, वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन रिप्रेजेंट इन योर ओन वे ऑल्सो। तो इक्वेशन 1 में से मुझे ए एस का वैल्यू लेना है, तो मास v स्क्वायर बाई 2, ये बन गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में ये स्टार्ट हुआ था वर्क डन से, तो हम ऐसा कहेंगे कि भाई ये जो वर्क किया, दैट वर्क डन इज अल्टीमेटली काइनेटिक। मतलब क्या, तो कि फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस मिल्क का है, दूध का बिजनेस है, तो बिजनेस होता है, ओके। दूध लाता है, दूध बेचता है, उसमें से जो भी मिलता है तो उससे वो पैसा अर्न करता है, तो दैट वर्क डन, दैट गिव्स अ मनी, ओके। कोई दूसरा है, वो ग्रोसरी शॉप है उसका, ओके, तो वो भी वही करता है। अब वो ग्रेन वगैरह घर पे तो कोई उगाते नहीं है, तो बाहर से लाता है, जिसकी जरूरत हो उसको बेचता है, उसमें से उसको कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलता है, अल्टीमेटली उसने वर्क किया तो भी उसको एनर्जी तो मिला। जैसा मेरा प्रोफेशन पढ़ाने का है, ओके, आई एम ए प्रोफेशनल पर्सन, ओके। किस बात का प्रोफेशन है, क्योंकि पढ़ाने का है, ओके। अगर मैं हर रोज ऐसा सोच रहा यार क्या आज लेक्चर में, नहीं चलता, ऐसा क्यों नहीं चलता, क्योंकि दिस इज माई वर्क, यही तो मेरा काम है पढ़ाने का, तो वो भी मैंने वर्क किया। व्हाट इज द पर्पस,
क्योंकि यार ये मुझे अच्छा लगता है ये काम करना, आई लाइक टू इंटरेक्ट विद द पीपल। ओके, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मज़ा आता है, किसी को कुछ समझाने में मज़ा आता है बड़ा सा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे मैं ही बोलता हूँ और बाकी के लोग सुनते रहते हैं और आर्ग्यूमेंट थोड़ी कम आती है। क्यों? क्योंकि मुझे जिसके साथ काम करना है उसमें से 99% मुझे जिसके साथ काम करना है, वैसे तो 100% कह सकते हैं, 100% क्राउड जिसके साथ मुझे काम करना है उसका एज मुझसे छोटा ही है। मतलब सामने तो कोई बोलेगा ही नहीं, मजेदार, तो भी मुझे मजा आता है। अगर मैं अपने काम में किसी को डांटूं तो डांट सकता हूँ, ऑफलाइन क्लास हो किसी को पीटना चाहूँ पीट सकता हूँ, मजा आ सकता है। ओके, अच्छे के लिए मेरे पास पर्पज है, रीजन है क्यों मैंने ऐसा किया। पर अल्टीमेटली किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर तुम्हारा मारવું એટલું મારજો રિઝલ્ટ લાવવું જોઈએ, પૈસા આલજો ફી તમારી। मतलब क्या? उसका बेटा मार भी खाएगा, पैसा भी देता जाएगा। पर हमारा जो पर्पस है, हमारा जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन क्लियर है। ओके, पर कोई लोग ऐसे होते ही ऐसे हैं, ओके, किसी को मारने के पैसे लेते हैं, ओके, जिसको हम वो कहते हैं वो वसूली भाई। ओके, वो भी उसका प्रोफेशन है। तो अल्टीमेटली कहना ये है कि कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला हो, अल्टीमेटली वो फॉर्मूला आता है कोई ना कोई वर्क डन से। जैसे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो उसमें भी एक टाइप का वर्क डन ही होगा। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताया वो भी एक टाइप का वर्क डन होगा। जब हीट एनर्जी कहेंगे तो भी वो एक टाइप का वर्क डन होगा। तो मतलब हम कहते हैं कि वो वर्क डन ही है, पर उसी वर्क डन को, ये फॉर्मूला वर्क डन का ही है, बट दैट वर्क डन नाउ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और इसलिए हम ऐसा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो उसको भी मैं एकदम यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बता सकता हूँ, बाकी में डिटेल्स आएगा। फिर से कहानी वहीं से शुरू, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स क्या है तो के माड़ी, ओके माजी, जो भी कहना चाहो कह दो। तो मैंने कहा माड़ी, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है तो वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से होता है, तो वहाँ एक्सेलरेशन जी जितना होता है। और वो वर्टिकल है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह मैं उसको हाइट कह देता हूँ। तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला mgh। पर इसी वर्क डन को हम mgh की बजाय u कहेंगे, और u का मतलब हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। ओके, याद आया कुछ ऐसा आपने पढ़ा हुआ है? यस सर, पोटेंशियल Yes, एनर्जी यस का सर। फॉर्मूला। ओके, और वैसे इसको mgh कहना है, mdh मसाले नहीं है यहाँ। ठीक है, काफी लोग उसके साथ जोड़ देते हैं mdh मसाले, सच सच। ओके, नहीं, हम यहाँ पे mgh कह रहे हैं। ओके, सो दिस इज नॉट अ मसाला, इट इज कंसीडर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो शुरुआत तो किया वर्क डन से ही, और वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर बोला। दिस वर्क डन appears as kinetic energy, that is known as half mv square. So kinetic energy of the body is equal to the 1/2 of the product of the mass and the square of the velocity. Okay, तो बहुत सिंपल सी बात कि ये इस चैप्टर का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ कह सकते हैं। डिड्यूस इट्स रिलेशन विद द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेना है और मोमेंटम के साथ उसका क्या रिलेशन है वो हमें बताना है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। पहले यहाँ पे जो दिया है वो मैं बता देता हूँ, बाद में फिर से मैं अपने हिसाब से करके आपको बताऊंगा। वैसे रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? वन काइंड ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो, मास फोर्स इनटू मास एक्सेलरेशन। इनटू mass एक्सेलरेशन। into मास इनटू acceleration. अभी मुझे मोमेंटम के साथ भी तो लेना है ना उसका कोई कनेक्शन। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? dv/dt। बरोबर, बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। अगर इतना अभी आपने सोच लिया तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलस मेथड से वर्क डन का फॉर्मूला यानी
हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको जोड़ने हैं, तो कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ कि स्मॉल वर्क डन है तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा लेंगे हम, छोटा सा लेंगे, तो क्या हाँ अब यहाँ पे ये डी आ गया और इसको मैंने डी एस बाई डी टी यानी इस डी टी को मैंने साइड में ले लिया। ऐसा करने से मुझे एक फ़ायदा हुआ क्या, तो कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको एम वी डी वी ऐसा लिख सकता हूँ, तो क्या हाँ स्मॉल वर्क डन से टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ता है उसका इंटीग्रेशन। तो चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एम वी डी वी, डी वी का मतलब वेलोसिटी चेंज होता है, तो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2 ऐसा चलेगा, फ्रॉम 0 टू v ऐसा चलेगा, फ्रॉम vi टू vf ऐसा भी चलेगा। मतलब ये लिमिट्स जो है उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, v1 से v2, 0 से v, या तो कुछ भी ना लो तो भी चलेगा। तो मान लो मैंने m एज इट इज, v हैविंग a 1 पावर, so that becomes mv square by 2, v square by 2 होता है ना उसका इंटीग्रेशन +1। तो इसके हिसाब से ये वर्क डन क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में mv स्क्वायर बाई 2 है, बट मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, सो इट कांट से दैट कि एक पी एम वी को मोमेंटम कहो तो पी एम बाई 2, तो क्या नहीं ऐसा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक अलग तरीका है, मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड, तो ये बन जाता है पी स्क्वायर बाई 2m। So this is the very important relation of kinetic energy and momentum. So Ke, that's the kinetic energy, is equals to p square by 2m, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। So this is a half of v square, hence p square by 2m, or you can say that p is equals to under root 2mk, where the k is stand for kinetic energy. Clear? तो अभी हम लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। ओके, आज का आपका होमवर्क है, कौन से क्वेश्चन तक हमारा हुआ था, आई थिंक 8 तक हुआ था, 9 से 4 9th ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से 9 से लेकर ओके 9 to 14, ओके P1 क्वेश्चन 9 to 14, और पार्ट 2 में आई थिंक अब आप 1-2 क्वेश्चन शायद कर सकते हो, बेसिक से है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आता है तो ट्राई करने में अपना क्या जाता है। रुको रुको रुको, कहाँ भागे कहाँ भागे। फर्स्ट एंड सेकंड ट्राई करने का, हाँ भाई, पार्ट 2 क्वेश्चन 1 2, ओके 9 to 14, और ये सब कुछ 1 टाइम, ओके कुछ ऐसे ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, यू कैन डू इट, जस्ट एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो भी आपसे वो हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो अभी यहाँ तक रखते हैं, ओके।